हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 18 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट का पहला सवाल है जिसमें एक इक्वेशन दिया है और आप लोगों को क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पता करना है। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को तोड़ देंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी लिख देंगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2 √3 4 √3। ठीक है, यहाँ से आ गया 7 प्लस 4 √3। ठीक है, जब आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा 4 √3 तो दोनों में है, तो वाट की जगह पे क्या आएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए 72 से 25 जो होता है वो 85 का स्क्वायर होता है। क्यों? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे मान लेते हैं 85 के स्क्वायर की बात करें हम, तो जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं 2 डिजिट के नंबर का जिसके आखिर में 5 है, तो आप सीधा सीधा इस 8 को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, यानी कि 8 गुना 9 72 और उसके बाद में 25 उतार दीजिए, ये होता है। उसी तरह यदि हम बोले 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 3 को 1 बढ़ा देंगे यानी कि 3 गुना 4 तो 1200, 5 के स्क्वायर 25, सिंपल ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया 72 से 25 85 का स्क्वायर है और 1225 35 का स्क्वायर है। तो आप 85 के स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर दोनों से क्या निकल जाएगा, 85 बाहर आ जाएगा, इससे इससे 35 बाहर आ जाएगा और इंटू 1/5 है। यहाँ से आप देखिएगा 50/5 यानी कि 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि आपको इसका स्क्वायर नहीं भी पता होता तो आपको उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करते सिंपली कि आप इस 1/5 को अंदर ले जाते हैं। जब आप 1/5 को अंदर लेके जाएंगे तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर 1/25 रहेगा तभी तो बाहर 1/5 आएगा ना। तो इसको जब हम अंदर लेके जाएंगे तो जो हमारा सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 और ये भी डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये रूट पूरे रूट के अंदर आ जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि इसी को हम अंदर लेके चले गए ना। अब यहाँ से जब आप देखिएगा 72 से 25 को जब आप 25 से काटिएगा तो 72 गुना 2 144 गुना 2 288, यानी क्या आ जाएगा √289। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा 12 दूना 24 48 यानी कि 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 17 और ये आ गया 7, कितना आ गया 10। ये भी आप कर सकते थे जो आपको इजी लगे। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये भी इजी सवाल है। इसमें p प्लस क्यू का 25% p माइनस क्यू के 75% के बराबर है, तो p और q का रेशियो निकालने बोल रहा है। तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, परसेंट परसेंट काट देते हैं, 25 या 75 काट देते हैं। अब जो सवाल हो गया वो क्या हो गया, p प्लस क्यू बराबर p माइनस क्यू इंटू 3, यही तो हो गया ना। इधर का तो सारा कुछ कट गया। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं ये 3p हो जाएगा, ये p हो जाएगा, यानी कि 2p इक्वल टू 4q। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं p/q जो होगा वो होगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जो 2:3:4 के रेशियो में। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल देना, इसमें दो तरह का अनुपात देता है आप लोगों को। एक अनुपात देता है सिक्कों की संख्या का और एक अनुपात देता है सिक्कों का मूल्य का। ठीक है, कि हमने 3 तरह के यदि सिक्के लिए तो उसका उस बैग में उस थैले में क्या मूल्य है। ठीक है, और एक उनके क्वांटिटी का, नंबर का, कि कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो यदि हमें उसकी संख्या का अनुपात दिया है तो हम उसके वैल्यू से गुना करके देख लेंगे कि उसके वैल्यू का क्या अनुपात होगा। कहने का मतलब यह है, पहले सवाल पूरा देख लेते हैं कि एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और ये बोला है कि यदि थैले में कुल 200 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के हैं और ये 1 रुपए के सिक्के हैं। तो यदि दो सिक्के हैं 5 रुपए के तो कितना वैल्यू कितना बनाएगा, इंटू 2 बनाएगा ना, 10 का वैल्यू बनाएगा। मतलब इसको 5 से गुना कर देंगे क्योंकि यदि दो सिक्के 5 रुपए के हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 10 रुपया होगा। तो इसको 5 से गुना कर देंगे क्योंकि ये 5 के रुपए के सिक्के हैं। ठीक है,
इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यदि 3 सिक्के हैं 2 रुपए के तो 6 रुपए बनाएंगे ना, ठीक है। ये जो था ये इसके नंबर्स का था कि सिक्के कितने क्वांटिटी में है, ठीक है, सिक्कों का नंबर्स। और एक होता है सिक्कों का वैल्यू क्या था, ठीक है, उस थैले में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे गुना करके, और 1 रुपए के सिक्के 4 अनुपात में है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसके वैल्यू का जो अनुपात होगा वो होगा 10:6:4, ठीक है। इनके वैल्यू का अनुपात हो गया। अब आपको वैल्यू ही तो दिया हुआ है 200 रुपये, तो हम वैल्यू को कभी भी नंबर से कंपेयर नहीं करेंगे, ये नंबर्स का रेशियो है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले वैल्यू के रेशियो में, तो वैल्यू का रेशियो में मिल गया, इसको कट रहा है तो काट देते हैं, चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 200 है ना, इजीली डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसका जो टोटल कंबाइंड वैल्यू आया 10, 6 और 4, यानी कि कितने 20 रुपये आ गए ना, 20 यूनिट, 20 यूनिट वैल्यू आ गया हमारा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 200 रुपया है, यानी कि कितना गुना है, 10 गुना हो गया ना ये तो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, मतलब इन दोनों नंबर्स का हमें मिल गया कि किससे गुना करना है, 10 से गुना करना है, ठीक है। अब आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है प्रत्येक प्रकार की, ठीक है। तो आप इस 10 को सीधा सीधा या तो इससे गुना कर दीजिए, इस रेशियो को गुना करके देख लीजिए, या तो इसको गुना करके आप उससे फिर नंबर निकालिए। लेकिन ज्यादा आसान है कि हम सीधा, हमें नंबर ही तो निकालने बोल रहा है ना, कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, वैल्यू नहीं संख्या। तो सीधा इसको 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 10 आ जाएगी। तो ये 2, 3, 4 के अनुपात में उसकी संख्या है, तो 10 से गुना कर देंगे तो संख्याओं की संख्या कितनी आ जाएगी, सॉरी सिक्कों की संख्या 20, 30 और 40, यानी कि 5 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 30 सिक्के और 1 रुपए के 40 सिक्के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसने घड़ी पे जो मार्केट प्राइस रखा वो 800 रुपए का रखा और 15% का छूट दे दिया और उसको बेच दिया। उसको बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो 20% का था। तो घड़ी का सीपी कितना है ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मार्केट प्राइस देख लीजिए। यदि इसका मार्केट प्राइस 800 था, इसने 15% का डिस्काउंट करके बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 800 का 15%, यानी कि 80 और 40, 120 का डिस्काउंट, तो 680 में बेच दिया इसने, ठीक है। बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं। 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी कि 5 की चीज को उसने कितने में बेचा, 6 में, यही तो है, 5 की चीज को 6 में बेचा, ठीक है। अब आपको निकालना है घड़ी का सीपी कितना है, यानी कि 5 की वैल्यू। आपको यहाँ से ये दिख रहा है कि ये 6 की वैल्यू है ना, तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू यदि 680 है, 6 की वैल्यू 680 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप इजीली बिना कैलकुलेट किए देख सकते हैं कि पहले तो 6 का 600 100 गुना है, ठीक है, तो 5 का 100 गुना 500 लिख लेंगे। फिर 80 बचा, 80 कितना गुना है 6 का, तो आप देखिएगा 13 छक्के 78 होता है ना। तो उसी तरह से आप ये लिख सकते हैं 13 पच्चे 65, तो 65 के आसपास भी ये चला जाएगा, यानी कि 565 के आसपास कुछ आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या किया, यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए ये मन में सोच लिया, कैलकुलेट कर लिया कि ये जो 680 है, 680 में दो पार्ट हैं, एक 600 और एक 80। तो 600 की बात करेंगे तो इस 6 का 100 गुना है, तो उसी तरह हम 5 का 100 गुना 500 लिख लें। यहाँ पे अब क्या बचा था, 80। 80 कितना है 6 का, 13 गुना के आसपास है, क्योंकि 13 छक्के 78 होता है। तो उसी तरह 13 गुना और लिख लेंगे, 5 का 13 गुना 65। तो आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 565, ऑप्शन नंबर सी, 565 से थोड़ा सा ज्यादा। या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 6 यूनिट की वैल्यू 680 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 680/6 गुना 5, ठीक है। इसको काट के देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट प्राइस पे 20% का छूट देके बेचा जाता है, तो सीपी पे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, ये भी दिया हुआ है। तो सीपी का 10% 300 हो जाएगा, यानी कि सीपी 3000 हो जाएगा, आप यहाँ से बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि यदि उस प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देके बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें तीनों का रेशियो पता करना होगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस और सीपी, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप बोल रहा है कि मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देके भेजा जाता है, तो 20% का मतलब कितना है,
1/5 मतलब 5 की चीज को 4 पे बेचा जा रहा है, तो उसका मार्क प्राइस यदि 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4। अब अगला लाइन बोल रहा है कि इससे क्या होता है, उसको सीपी पे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 10% का मतलब है 1/10, यानी कि 10 की चीज को 11 पे बेच रहा है, तो उसका सीपी यदि 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 11। यहाँ से रेशियो मैचिंग कर लेंगे, रेशियो मैचिंग करेंगे, मैंने बताया था, इस 11 को यहाँ पे लिख देते हैं, इस 4 को यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा जो एम मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो आएगा 55, 44 और 40। ठीक है, सीधा सीधा इसी को लिख लेते हैं, 55, 44 और 40। ठीक है, मार्क प्राइस हो गया 55, सेलिंग प्राइस हो गया 44 और कॉस्ट प्राइस हो गया 40। यहाँ से उसने एक चीज और बताया है कि उसका जो प्रॉफिट था वो 300 रुपये का था, यानी कि 40 की चीज को ये 44 पे बेच रहा है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300। तो 4 यूनिट की वैल्यू यदि 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, जब मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया जाए, तो मार्क प्राइस तो यही है ना, 55। तो 55 पे जब जब आप 30% का डिस्काउंट दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 55 गुना 0.7, यही तो होगा। 30% का डिस्काउंट, यानी कि एक की चीज को 0.7 में बेच दिया मैंने। ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू 75 थी, हमें वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 75, यही हमें निकालना है। अब आप यहां से देखिए, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आप सीधा सीधा आंसर मार दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्या है कि एक तो दशमलव है हमारे पास, और दशमलव को हटाने के लिए कोई जीरो है नहीं, तो आंसर में दशमलव तो होगा। ठीक है, 0.7 है ना, तो यहाँ दशमलव है, और दशमलव को हटाने के लिए इस नंबर्स में कहीं पे भी जीरो नहीं है, यानी कि एक दशमलव तो आएगा, ऑप्शन नंबर ए या बी। अब अगला देखते हैं, तो 5 से जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 7×5 = 35, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 5 आएगा, और 5 गुना 5 मतलब यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के लास्ट में यदि जीरो होता है उसका कोई मतलब होता ही नहीं है यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ऑप्शन नंबर ए। यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं दो ऑप्शन दे दिया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देते हैं, सवाल आप लोगों का बन चुका है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाते हैं यहाँ पे हम, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सवालों को, उसके नंबर्स के साथ कैसे खेलना है। तो जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं 0.7 और इंटू 75, यानी कि 7×7 = 49 और 7×5 = 35, यानी कि 52.5 आ जाएगा इसकी वैल्यू। बस इतना यदि आपने कर लिया तो आप इसको लिख सकते हैं 55 गुना 52.5। ठीक है, अब यहां से भी आपको आंसर सीधा सीधा मिला, ऑप्शन नंबर ए। आप पूछेंगे सर बी क्यों नहीं हो सकता, 3000 क्यों नहीं हो सकता, तो उसका रीजन है कि मुझे ये चीज दिख रहा है कि ये 55 जो है ये कुछ नहीं है, 50 का 10% बढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, मतलब 50 में जब आप 10% बढ़ा देंगे तो 55 हो जाता है। तो मैंने बताया था अपने परसेंटेज के चैप्टर में कि जो मल्टीप्लीकेशन पे परसेंटेज का क्या इफेक्ट होता है। यदि इस नंबर को मैंने 50 से 10% बढ़ाया था, तो इस नंबर को छोड़ के हम इसको भी तो 50 मतलब 10% बढ़ा सकते थे, क्योंकि टोटल चेंज तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मन में ही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप भर्बली कैल करके देख सकते हैं कि यदि आप इस 50 को 55 को 50 लिख दें, मतलब आपने क्या किया, इस 50 में जो 10% बढ़ा के 55 लिखा गया था वो आपने छीन लिया, और इसका 10% बढ़ा दिया आपने। ठीक है, तो 52.5 का जब आप 10% बढ़ाएंगे तो आपको ऑब्वियसली दिखेगा 5.25। 52.5 का 10% 5.25 होगा, तो जब आप इसमें 5.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57.75। लेकिन आपको ये देखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा ये देखते कि इसकी वैल्यू 60 से कम आएगी। 52.5 में जब 10% बढ़ाएंगे तो वैल्यू 60 से कम आएगी, यानी कि 60 गुना 50 वैल्यू 3000 से कम आएगी, तो ये भी आउट हो गया था ना। ठीक है, उसको मैंने लिख के दिखा दिया कि 52.5 का जब आप 10% बढ़ाएंगे तो 57.5 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये नंबर्स आपको दिख रहा है कि 3000 से कम है, क्योंकि 3000 के लिए 50 और गुना 60 चाहिए था ना, लेकिन ये 60 से कम है ना, 57.25। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी अब आप कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि 5775 आपको दिख रहा है 28 गुना 56, 28 गुना 2 56, यानी कि 5600 समथिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। समझ रहे हैं बात को। मैंने क्या किया, इस 50 से 10% नहीं बढ़ा के इस 50 को, इस 52.5 को 10% बढ़ा दिया, सेम ही बात है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे।
ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है ए क्यू माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसके तीन रूट दिए हुए हैं, एक्स वाई और जेड। आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। सबसे पहली बात, आप लोगों को रूट पता है। रूट होता क्या है कि जब भी रूट का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में रखेंगे, मतलब इस ए की जगह पे जब हम लोग एक्स या वाई या जेड रखेंगे तो हमारा इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। यही रूट होता है। दूसरी बात कि इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ पे तीन है ना, इस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री, तो उतने ही रूट्स होते हैं। तो तीन पावर है तो तीन रूट होंगे। दूसरी बात, ठीक है, ये दो बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल में जब हम रूट की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछा है रूट का सम। तो इस तरह का जब भी सवाल दे तो आप क्या करेंगे, उसका जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट है उसको एक बना देंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बताने जा रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर एक तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग क्या कीजिएगा कि मान लेते हैं एक सवाल आपको है, दे रहे हैं कि फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री है इस सवाल में यानी कि एक्स क्यूब, उसके कोफिशिएंट को एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को चार से डिवाइड करना होगा, और इधर भी चार से डिवाइड करेंगे तो जीरो बटा चार तो जीरो ही हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को जब हम चार से डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि इसका चार तो चार से कट गया। ये हो जाएगा टू बाई फोर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस फाइव बाई फोर एक्स, और ये हो जाएगा सेवन बाई फोर इक्वल टू जीरो। आपने एक बार पहले, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को एक बना देना है। मैंने एक बना दिया। अब आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। एक काम आपको और करना है कि आप प्लस से स्टार्ट करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर इसको प्लस ही रहने देंगे, इसको माइनस करेंगे, मतलब प्लस माइनस इस तरह से इंटरचेंज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला दूसरा वाला कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब आते हैं, ये जो तीसरा वाला टर्म का कोफिशिएंट होगा ये होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई। मैंने रिपीट कर दिया, जेड एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो आखिरी टर्म होता है उस इक्वेशन का वो होता है एक्स वाई जेड। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। मैंने किया क्या कि पहला नंबर काम ये किया कि इसके कोफिशिएंट को एक बना दिया, तो सबको चार से डिवाइड कर देंगे। दूसरा नंबर क्या किया, प्लस से शुरुआत करेंगे, प्लस माइनस लिखते जाएंगे। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे चूंकि इस हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ऑलरेडी एक है तो इसका कोफिशिएंट को एक बनाने की जरूरत है ही नहीं। हमें बस करना क्या है, प्लस माइनस। तो यदि पहले वाले को हम प्लस लिखते हैं, प्लस से गुना करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरे वाले को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका कोफिशिएंट प्लस में फोर हो जाएगा। और फिर इसको, चूंकि मैंने इसको माइनस से गुना किया था तो फिर इसको प्लस से, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले टर्म को प्लस से गुना किया, दूसरे वाले को माइनस से, फिर तीसरे वाले को फिर से प्लस से, फिर चौथे वाले को भी माइनस से। तो अब हमें दिख गया, आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कोफिशिएंट, तो ये पहला वाला दूसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा ना। तो दूसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, फोर। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पे 6,000 रुपये उधार लिए थे। सी ने 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का निर्णय लिया, तो सी को डी को कितनी राशि लौटानी होगी। तो सबसे पहली बात, सी ने डी से 6,000 रुपये लिए थे, 10% के रेट पे लिए थे पर एनम, और ये सिंपल इंटरेस्ट था। और टाइम क्या है, तो 15 मार्च 2023 से 15 सितंबर 2023, यानी कि 6 महीने के लिए लिया था। तो एक साल का यदि इंटरेस्ट 10% था तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना, 5%। और 6,000 का 5%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो 6,000 तो चुकाएगा ही, और इसका 5% ब्याज भी तो भरेगा। तो 6,000 का 5% 300, यानी कि कितना चुकाएगा, 6300। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने 2,200 रुपये की राशि को 4%, 5%, 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पे तीन अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। ठीक है, और साल के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज मिला।
तो 5% पे निवेश की गई राशि क्या थी? मतलब उसने क्या किया, 2200 रुपये को 3 हिस्से में बांटा और एक हिस्से को 4% पे, एक हिस्से को 5% पे और आखिरी हिस्से को 10% पे इन्वेस्ट किया और तीनों से उसको जो इंटरेस्ट मिला वो समान मिला। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5% पे उसने कितना इन्वेस्ट किया था। तो यदि इंटरेस्ट समान मिला ना, तो आपको जो रेशियो होगा वो होता क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि 2200 को यदि आप 3 हिस्से में बांट देते हैं, ए, बी और सी, तो ए का 4% यानी कि ए गुना 4% बराबर है बी के 25% के, 5% के, सॉरी, ये बराबर है सी के 10% से। तो आप सीधा यहां से बोल सकते हैं कि ए बी सी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, हर जगह से परसेंटेज तो कट जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे ना, इन तीनों के बराबर एक वैल्यू मान लेंगे। क्योंकि इस 4, 5 और 10 का एलसीएम 20 है, तो हम इस तीनों के बराबर 20 मान लेते हैं कि ये तीनों 20 के बराबर है। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, इस पूरे को 20 करना है, तो ए गुना 4 20 है, तो ए कितना 5, सॉरी, बी गुना 5 20 है, तो बी कितना 4 और सी गुना 10 20 है, तो सी कितना 2। यानी कि मुझे यहाँ से ए बी सी की रेशियो मिल गई, कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। आपसे पूछना है 5% पे, तो 5% पे तो बी ही तो इन्वेस्ट किया था। तो यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है, आउट ऑफ 5 4 9 2 11, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ 11 और टोटल जो हमारा अमाउंट है वो 2200 है। तो यहाँ से देखेंगे 11 गुना 2 2200 यानी कि 2 गुना 4 800 रुपये उसने लगाया था किस पे, 5% के रेट पे। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें बोला है कि 120 मीटर ऊंचा टावर है, उसके शीर्ष पे एक व्यक्ति खड़ा है जो टावर के दोनों साइड देख रहा है और दोनों साइड पे दो कार हैं और दोनों कारों का जो अवनमन कोण है यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। सवाल ये है कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है 120 मीटर ऊंचे टावर पे, ठीक है, और यहाँ से ये सड़क के दोनों ओर देख रहा है, उसको दो कार दिख रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, एक कार 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एक कार है, ये दूसरी कार है, कार 1, कार 2 और यहाँ पे बंदा है, तो बी लिख लेते हैं। और दूसरा कार कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। पूछ रहा है दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस यानी कि C1 से C2 का डिस्टेंस। इस टावर का हाइट भी दिया हुआ है 120 मीटर। ठीक है, आप जब देखेंगे 1045 तो 1045 होता है क्या, 1, यानी कि इस 45 के सामने 1045 को आप लिख सकते हैं 1 1/1, क्योंकि 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस 45 के सामने की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, तो इस बेस को भी तो 1 मानना होगा क्योंकि 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस और उसकी वैल्यू 1 है यानी कि 1/1 है ना। तो 45 के सामने 1, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। अब आते हैं यहाँ पे, तो 10 30 क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 तो ये परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो दोनों वैल्यू 1 है और 1 यूनिट बराबर 120 है मीटर। तो आपको C1 C2 के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है जो कितना होगा, √3 + 1 तो होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर यदि 120 है तो √3 + 1 यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 इंटू √3 + 1 ही तो होगा। दोनों तरफ मैंने √3 + 1 से गुना कर दिया, इधर भी और इधर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है TF जिसका आधार F है, जमीन पे है वो, और F से 25 मीटर दूर एक बिंदु A है और A जो है T के साथ जो कोण बना रहा है वो x डिग्री है और F से 75 मीटर दूर A की तरफ ही एक और बिंदु है B जो T के साथ एंगल y बना रहा है और पोल का लेंथ भी दिया हुआ है, हाइट 25√3 मीटर। आपसे पूछ रहा है x और y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मतलब सवाल ये है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, TF, इसमें जो F है वो जमीन पे है और F से एक बिंदु 25 मीटर दूर है A, ये 25 मीटर दूर है A, ये T के साथ x डिग्री का कोण बना रहा है और एक और पॉइंट है F से 75 मीटर दूर, ठीक है, B, जो कि T के साथ y डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, x + y क्या होगा। ये कितना है, 75। ठीक है,
और इसमें पोल का भी लेंथ दिया हुआ है 25√3, 25√3। जब आप यहां से देखिएगा एंगल TFA को इस वाले एंगल को, ठीक है, तो इसमें मुझे पता है कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, यानी कि 25√3 परपेंडिकुलर बटा बेस ही तो टेन थीटा होता है, तो 25√3 बटा में 25√3 आएगा। तो टेन कितना का वैल्यू 25 होता है, तो टेन 60 का वैल्यू 25 होता है ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब जब आप देखेंगे ये दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल TFB में, इस वाले में, ठीक है, इस ट्रायंगल में P बटा बी, यहाँ भी टेन वाई क्या होगा, P बटा बी परपेंडिकुलर बटा बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 25√3 और बेस कितना है 75, तो 25√3 बटा 75 जब आप कीजिएगा तो 1/√3 आएगा, तो 1/√3 टेन 30 का तो वैल्यू होता है ना, तो y कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, y हो गया यहाँ से 30 डिग्री। तो आपसे x प्लस वाई तो पूछ रहा है, तो 30 प्लस 60 कितना 90। क्लियर है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल एक जैसे सॉलिड हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले को मेल्ट करके, जिनकी रेडियस 21 सेंटीमीटर थी, उनको मेल्ट करके एक गोला बनाया गया, यानी कि स्फीयर बनाया गया, तो उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। आप इसको सिंपली सोचिए कि दो अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, सेम ही रेडियस का, उनको जब आप मिक्स करेंगे तो ऐसे ही एक गोला बन जाएगा ना वो, क्योंकि एक ही गोला से तो दो अर्धगोले बनते हैं, तो रेडियस तो सेम ही होगा। पहले वाले का रेडियस 21 सेंटीमीटर है अर्धगोला का, तो गोले का भी 21 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक फ्रस्टम है, या छिन्नक बोलिए या बाल्टी बोलिए, उसको बनाने के लिए एक राइट सर्कुलर कोन यानी कि शंकु को उसके बेस के समानांतर से कहीं से काटा गया है, और बोला जो ओरिजिनल शंकु है यानी कि कोन, उसका हाइट 30 सेंटीमीटर है, और जो कट लगाया गया है वो उसके टॉप से, शंकु के टॉप से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाया जा रहा है। तो पूछ रहा फ्रस्टम का वॉल्यूम और ओरिजिनल जो कोन है उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या है। तो पहले हम एक कोन बना लेते हैं ओरिजिनल सा। ये अपना ओरिजिनल कोई कोन था यानी कि शंकु, ठीक है, इसका जो हाइट था वो 30 सेंटीमीटर था, ये हाइट 30 सेंटीमीटर, और एक कट मारा गया इसके टॉप से, यहाँ पे मैंने कट मार दिया, ठीक है, कट मारने पे ये जो जहाँ से कट मारा गया टॉप से, उसका डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर पे कट मारा गया, सवाल में ही बोल रहा है ये। ठीक है, अब आप बताइए कि यदि बड़ा वाला कोन और छोटे वाले कोन को हम देखें तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ट्रायंगल में मैंने बताया था ये बात कि दो ट्रायंगल, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, उसके किसी भी एक भुजा के समानांतर यदि हम तीसरी भुजा खींच देते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो उसी तरह यदि हम इस बड़े वाले कोन का बात करें जो कि C1 है, C1 मान लेते हैं बड़ा वाला कोन है, और ये छोटा वाला कोन जो है वो हमारा C2 है। ठीक है, तो C1 और C2 दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, यदि सिमिलर कोन है यानी कि समरूप कोन है, तो इनके जो साइड का रेशियो होगा, यानी कि यहाँ पे 30 और 10 है इनके हाइट का रेशियो, उसका क्यूब इसके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। तो C1 C2 की यदि हम बात करें, C1 C2, तो इसके हाइट का रेशियो कितना है 30:10 यानी कि 3:1 इसके हाइट का रेशियो है, तो इसके वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा 27:1, यही तो होगा ना। क्यूब कर दिया मैंने, 3 का क्यूब और 1 का क्यूब, मतलब इस बड़े वाले कोन का यदि वॉल्यूम 27 है पूरा, ठीक है, तो छोटे वाले का कितना है 1 है, तो इस फ्रस्टम का कितना होगा, फ्रस्टम कौन सा एरिया है, फ्रस्टम ये वाला एरिया है अपना, ठीक है, कट के ऊपर जो भी एरिया है वो फ्रस्टम ही तो है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे फ्रस्टम का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 27 है और छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1 है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 26। आपको यही तो निकालना है कि फ्रस्टम का वॉल्यूम और ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो 26:27, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब सम अष्टभुज है, उसका जो साइड है एक सम चतुर्भुज यानी कि स्क्वायर के साइड का आधा है, और यदि सम चतुर्भुज का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो जो अष्टभुज है उसका पेरीमीटर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, यदि हम
समचतुर्भुज यानी कि वर्ग का यदि भुजा 2a मान लेते हैं साइड को, तो अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन का साइड कितना हो जाएगा, इसका आधा। सवाल में बोला यानी कि a हो जाएगा। तो दोनों का पेरीमीटर कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। या तो ये भी देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है सवाल में कि जो चतुर्भुज है उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का पेरीमीटर होता है कितना, 4 इंटू साइड 4, और साइड कितना है 2a, इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, 2.5 आ जाएगा। अब आपको निकालना है समअष्टभुज का परिमाप, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन का पेरीमीटर। तो वो क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, क्योंकि 8 भुजा होती है और हर एक भुजा का लेंथ कितना है a। तो यहाँ 8 गुना 2.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब जितना वो था उतना ये हो गया। आप सीधा सीधा ये भी देख सकते थे कि साइड तो आधा हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ साइड है वो तो 2 गुना है ना, तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब जितना पेरीमीटर आपका चतुर्भुज का होगा उतना ही पेरीमीटर आपका ऑक्टागन का होगा। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक डेकोरेटिव कॉलम है, मतलब एक सजावटी खिलौना तरह से समझ लीजिए, जो कि रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म के शेप में है, और जो बेस है उसका जो साइड का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये भी बोल रहा है कि ये जो स्तंभ है इसको अलग अलग सेक्शन से खंड से बनाया गया है, और हर एक सेक्शन का जो हाइट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहले वाले सेक्शन का हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, और हर एक अगले सेक्शन का हाइट पिछले से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मतलब पहले सेक्शन का हाइट 5 है तो दूसरे का 7, फिर 9, फिर 11। ठीक है, इस तरह से टोटल 4 सेक्शन है। तो पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम क्या होगा कॉलम का। तो जो कॉलम है वो है क्या, एक प्रिज्म ही है, लेकिन उस प्रिज्म का बेस तो हमें पता है कि हेक्सागन है। सवाल में दिया हुआ है प्रिज्म का बेस हेक्सागन है, लेकिन हाइट जो है उसका 4 अलग अलग सेक्शन से बना हुआ। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप 4 अलग अलग प्रिज्म ही मान लीजिए, ठीक है, जिसको एक के ऊपर एक रखा गया है, और चारों का जो बेस है वो सेम है, रेगुलर हेक्सागन, और एक के ऊपर एक रखा गया है 4 हेक्सागन को, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म को, और हर एक का बेस सेम है, हाइट अलग अलग है। पहले वाले का जो हाइट है वो 5 है, दूसरे वाले का हाइट पहले वाले से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो 5 पहले वाले का, दूसरे का 7, तीसरे का 9 और चौथे का 11, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका कंबाइंड हाइट कितना हो जाएगा, इन चारों का सम, 5 7 12, और यहाँ से 11 9 20, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32। जो उसका हाइट आया वो 32 आ गया। ठीक है, अब सवाल सीधा सीधा ये हो गया आपके पास कि एक प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म, जिसका हाइट 32 है, और जो बेस है वो हेक्सागन है, और हेक्सागन का साइड भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आप सीधा इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, हेक्सागन का एरिया। हेक्सागन का एरिया क्या होता है, हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये हेक्सागन का एरिया होता है, और इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है। यहाँ पे आपको ए की भी वैल्यू पता है 10, और एच की भी वैल्यू पता है, यहाँ से निकाल लीजिए। तो 3√3/2 इंटू ए 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, और एच 32 है, यहाँ से ये कट जाएगा 16 बार में, 16 तिया 48, 4800√3, ऑप्शन नंबर बी। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 4 7 8। मतलब दो पॉइंट है, उसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, मतलब दो पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाया जा रहा है, तो उसके बीच का पॉइंट क्या होगा। मैंने बताया था कि बीच के पॉइंट को निकालने के लिए हम इसके एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर वाई को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बीच वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 7 10/2, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + 8 यानी कि 12/2। आ गया 5 और 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, पूछ रहा है कि हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, वो होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, n क्या यहाँ पे साइड है, तो n की जगह यदि आप 6 रखिएगा, क्योंकि हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं ना, या n की वैल्यू कितनी होती है 6, तो आप 6 रखिएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 36 18/2 9। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, और उसका जो सेंट्रॉइड है यानी कि केंद्रक जी पे है, और जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5, और इसका एक जो वर्टेक्स है ए उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, और ये बोल रहा है कि उसका जो
पॉइंट डी है वो सामने वाली भुजा यानी कि बीसी पे है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सवाल ये है कि एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए एबीसी, ठीक है। इसका जो सेंट्रॉइड है जी, ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी आप किसी भी वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से मिलाएंगे तो वो मीडियन बनेगा, यानी कि ये एडी जो है ये मीडियन है, तभी तो बी और सी को बराबर भागों में बांट रहा है। और आपको एक बात और पता है कि जो ये जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। आपको ए का कोऑर्डिनेट सवाल में दिया हुआ है, जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, जी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 5। आपसे डी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, यदि एक लाइन है, ठीक है, मतलब दो पॉइंट है ए बी और सी डी, इसको यदि एक लाइन ज्वाइन कर रही है तो उस लाइन का के बीचों बीच यदि कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं लाइन है आपका ए बी और ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी और सी डी, और इस लाइन के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है उसको एक्स मान लेते हैं, और यदि ये पॉइंट लाइन ए बी को m/n के रेशियो में बांटती है, तो जो x होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है, ये फॉर्मूला सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा, वो होता है mc प्लस na बटा में m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है md प्लस bn बटा में m प्लस n, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इससे गुना कर दिया और इसको इससे गुना कर दिया और उसको m प्लस n से डिवाइड कर दिया, ये x पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। यदि d का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लें कि a और b है, ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से, कि आपको पता है इस 2 से इसको गुना करना है और इस 1 से इसको गुना करना है, तो 1 से गुना होने पर कोई फर्क ही नहीं आएगा, तो 2 से इसको जब गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2a 2b। अब सीधा सीधा आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया 2 इंटू ए यानी कि 2a प्लस ये 2 बटा में 2 प्लस 1 3, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो b को जब 2 से गुना करेंगे तो 2b और प्लस 1 इंटू 3 और बटा में 2 प्लस 1 3, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 4 और 5, यानी कि इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यदि इसको 4 के बराबर कर दें, इसको 5 के बराबर कर दें, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 4 के बराबर करेंगे 2a प्लस 2 बटा 3 को जब 4 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा 4 तिया 12 माइनस 2 10, यानी कि a इक्वल टू 5 मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप 2b प्लस 3 बटा 3 को 5 के बराबर कर देंगे, क्योंकि सवाल में 4 और 5 इसकी वैल्यू दी हुई है जो हमने कैलकुलेट किया, यदि इसको 5 के बराबर कर देंगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 तिया 15 माइनस 3 12, b बराबर 6, यहाँ से मिल गया b बराबर 6। तो जो a और b यानी कि d का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया 5 और 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ये वाली, ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि रूट अंडर एक्स प्लस 3 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 2 5 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऑप्शन पुट कर दीजिए। यदि आप ऑप्शन पुट कीजिएगा, तो यदि आप बी पुट कीजिएगा ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, और 9 बाहर आ जाएगा, रूट से रूट 9 क्या होता है 3, और प्लस ये 6 माइनस 2 4, और रूट 4 कितना होता है 2, तो 3 प्लस 2 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हालांकि एक बात और जान लीजिए, जब भी ऐसा सवाल दिया रहे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसके वैल्यू के बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा x प्लस 3 में से जब आप x माइनस 2 हटाइएगा तो आपको 5 मिलेगा, x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, ये कितना आ गया 5 आ गया ना। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जब इसके बराबर हो उसका जो वैल्यू है उसके बराबर हो, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स प्लस 3 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 2 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आप सीधा लिख सकते हैं। तो यदि आपको दो इक्वेशन मिल गया तो आप दोनों को जब जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 2 एक्स प्लस 3
बराबर में 6, यानी कि रूट अंडर x प्लस 3 बराबर 3, और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 9। यहाँ से x बराबर आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते थे आप लोग। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट है, दो सर्कल को कनेक्ट कर रही है, उसका लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालना है आपको। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला हम बताए थे इंटरनल कॉमन टेंजेंट का, वो होता है डी, यानी कि दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ आपको डी पता है, डी दिया हुआ है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 15, ठीक है, इस रूट को इधर इधर लेते आएंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर, प्लस r1 प्लस r2, हमें एक r पता है 8, दूसरा निकालना है, प्लस टेंजेंट का भी लेंथ पता है 9, यहाँ से जब आप निकालेंगे 9 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 3 12, यानी कि r की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मुझे एक चीज पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यदि ये ट्रिपलेट होता है तो इसका 5 गुना भी ट्रिपलेट होगा, मतलब इसका 2 गुना भी ट्रिपलेट होगा, इसका 3 गुना भी ट्रिपलेट होगा, इसका 5 गुना भी ट्रिपलेट होगा। तो यदि इसका 5 गुना भी ट्रिपलेट होगा, यानी कि 12 16 और 25 भी तो ट्रिपलेट होगा, ठीक है, और इसका 3 गुना भी ट्रिपलेट होगा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 9 12 और 15, ये भी तो ट्रिपलेट होगा ना। तो अब इस सवाल में देखिएगा तो ट्रिपलेट ही तो बन रहा है, ये 15 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, तो ये 12 बनना चाहिए था। तो 12 बनने के लिए ये 8 है, तो r की वैल्यू r2 की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी ना, तो सीधा सीधा इसको बना सकते थे, आप सोल्व भी कर सकते हैं। आते अगले सवाल पे। ये बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं ABCD, और उसमें जो AB है वो सर्कल का डायमीटर है, और एंगल ACD 40 डिग्री है, तो BAD का माप निकालना है आपको। देखिए, यदि हम एक सर्कल की बात करें तो इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, और उसमें AB क्या है, डायमीटर है, तो पहले डायमीटर बना लेते हैं AB, ठीक है, और इसको मिला देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया A B C और D, ठीक है। AB क्या है, डायमीटर है, यानी कि सेंटर इसको बीचों बीच होगा, और इसमें एंगल ACD दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, ACD, एक सेकेंड, तो इसमें एंगल ACD कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये 40 दिया हुआ है, ये इसका सेंटर था। आपसे पूछ रहा है BAD कितना होगा, BAD ये वाला, ठीक है, BAD तो यही एंगल होगा ना। यदि आप देखिएगा कोड AD की बात करें, जीवा AD की, तो आपको पता है कि कोई भी जीवा सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना एंगल बनाती है उसका दोगुना एंगल बनाती है सेंटर पे। तो यदि इस जीवा AD की बात करें, ठीक है, जीवा AD की, इसने यदि सर्कल के सरकमफेरेंस पे 40 डिग्री बनाया है, तो सेंटर पे 80 बनाएगी, दोगुना, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। मैंने निकाल लिया कि हमारा, इसको O मान लेते हैं सेंटर को, हमारा एंगल AOD 80 डिग्री आ गया, ठीक है। यदि एंगल AOD 80 आ गया तो अब इसका कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए OA और OD दोनों तो रेडियस है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, और किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, ABAD की, यानी कि इस वाले एंगल की, ठीक है। ये वाला एंगल यदि 80 है तो एक ट्रायंगल का तीनों कोण 180 होता है, तो यदि ये वाला 80 है तो बचे हुए दोनों 50 और 50 हो जाएंगे, यानी कि ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, तो एंगल BAD कितना हो गया, 50, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए हाफ दिया हुआ है, आपको कोस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, तो इसके जगह साइन स्क्वायर ए की जगह यदि आप रख दें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए बराबर हाफ,
तो यहाँ से आप इजीली बोल सकते हैं ये हो जाएगा हाफ, यानी कि cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है कोट ए बराबर x प्लस 1/x, तो कोसेक स्क्वायर ए। ये तो सेम सवाल हो गया पिछले शिफ्ट का, मतलब डेटा भी नहीं बदला, इन्होंने सेम सवाल दे दिया। इसका आंसर कितना था? आई थिंक सी था ना। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, यहाँ पे एक इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 प्लस 12 का होल क्यूब है प्लस 0.06 का होल क्यूब है। यहाँ से जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो 0.24 है ये कुछ नहीं है, ये 0.12 इंटू 2 का क्यूब है, यही है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को इसके बराबर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये यदि 0.12 है तो इसको लिखा जा सकता है 0.06 इंटू 2 का क्यूब। अब देखिए यदि इसमें से 2 का क्यूब निकाल लें और इसमें से भी 2 का क्यूब निकाल लें तो बचा हुआ टर्म जो है, यानी कि आपका ये वाला 0.12 का क्यूब और 0.06 का क्यूब, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या? सीधा सीधा आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। यही तो कॉमन किया था हमने, 2 का क्यूब। इसको कॉमन करने के बाद ऊपर और नीचे का टर्म सेम हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। आपको मिल गया 1/2 का क्यूब 8 और 1/8 होता कितना है? 0.125। आते हैं आज के आखिरी सवाल पे। ये भी सेम टाइप का सवाल है। जब आप यहाँ देखेंगे ये 0.5 है तो इसको लिखा जा सकता है 0.1 इंटू 5 का क्यूब। इसको भी लिखा जा सकता है 0.01 इंटू 5 का क्यूब और इसको भी लिखा जा सकता है 0.001 इंटू 5 का क्यूब। अब देखिए यदि इसमें से 5 का क्यूब आप कॉमन निकाल लें तो ये जो ऊपर वाला टर्म है यानी कि 0.1 का क्यूब बचेगा, 0.01 का क्यूब और यहाँ पे 0.01 का क्यूब, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, सिर्फ 5 का क्यूब कॉमन निकालने से, यानी कि 5 का क्यूब 125। जैसे ही आप कॉमन निकालेगा ऊपर का और नीचे का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? सी, 125। ठीक है, हो गया आज का। मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवालों के साथ और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। देखिए जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे वीडियो को बताने में, ये वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करें, कैसे सवाल बनाएं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सवालों को बना के निकल जाऊँ, ठीक है, और आपको कुछ समझ में ही ना आए। मेरा मकसद ये है कि यदि आप एक सवाल देख रहे हैं तो उससे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।